हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। और विद्यापीठ लगातार अभी आपके समक्ष इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को लेकर उपस्थित हो रहा है। और इस क्रम में हमने डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ा और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और डिस्कशन पर अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो जितने भी टिपिकल क्वेश्चंस हैं आपके बनेंगे। और बीपीएससी विद्यापीठ अपनी परंपरा के अनुसार लगातार महत्वपूर्ण और तार्किक प्रश्न को लेकर ही उपस्थित होता रहा है। और इसी क्रम में आज भी भारत के राष्ट्रपति से संबंधित बहुत सारे तार्किक प्रश्नों को हम लोग डील करेंगे ताकि टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट आपका बने। और आज आपसे पहले क्वेश्चंस 77 नंबर तक क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए गए हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पहला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 78। और पहला प्रश्न कहता है कि निम्नांकित में सही कथन की पहचान कीजिए। पहला है कि अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय विधायिका का अभिन्न अंग है। ये कथन सही है क्योंकि आर्टिकल 79 में केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद की रचना या गठन का उल्लेख है। और कहा गया है आर्टिकल 79 में कि केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद के 3 अंग होंगे, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो निश्चित रूप से आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल लेजिस्लेटिव केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद का अभिन्न अंग है। दूसरा कथन है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के ही समान भारत का राष्ट्रपति विधायिका को संबोधित करने का अधिकार रखता है। ये कथन गलत है। एक्चुअली क्या है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना भारत के राष्ट्रपति से की जाती है जरूर, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है और भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान है, क्योंकि दोनों जगहों पर शासन की प्रणाली में अंतर है। भारत में शासन की प्रणाली संसदीय है और अमेरिका में शासन की प्रणाली अध्यक्षीय है। भारत में शक्ति के पृथक्करण, शक्ति का पूर्ण पृथक्करण नहीं है। यहाँ विधायिका और कार्यपालिका एक साथ है संसदीय शासन प्रणाली के अनुकूल। और अमेरिका में शक्ति का पूर्ण पृथक्करण है जहाँ विधायिका और कार्यपालिका के बीच कोई संबंध नहीं है प्रत्यक्ष रूप से। और अमेरिका के राष्ट्रपति को कोई विधायिका अधिकार डायरेक्टली नहीं है, वो विधायिका में उपस्थित भी नहीं होता। और भारत का राष्ट्रपति चूँकि विधायिका का अंग है तो वो विधायिका में उपस्थित होकर के संसद के सत्र के आरंभ में निश्चित रूप से अपनी बातों को कहता है। विधायिका के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ बैठा करके अपनी बातों को कहता है, जिसे कहते हैं राष्ट्रपति का संबोधन। तो भारत का राष्ट्रपति चूँकि विधायिका का अंग है तो वो विधायिका को संबोधित करने का अधिकार रखता है, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति विधायिका का अंग नहीं होता, अतः यह विधायिका को संबोधित नहीं करता क्योंकि वहाँ अध्यक्षीय प्रणाली है और यहाँ संसदीय प्रणाली है। तो इन दोनों कोट कथन में पहला सही है और दूसरा गलत है, तो आंसर होगा बच्चा लोग केवल ए। नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन नंबर 79। निम्नांकित में कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का सदस्य नहीं होगा? इलेक्टोरल कॉलेज। हम सभी जानते हैं कि आर्टिकल 54 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाएगा। अब ये निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेंगे, निर्वाचक गण में कौन कौन भाग लेंगे, तो संविधान लिखता है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। हालांकि आगे चल के जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पौंडीचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी भाग लेने का अधिकार दिया गया, लेकिन शुरू से ही संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है ना। तो इस आधार पर देखें तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं,
विधानसभा के, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य जो कह दिया गया ये थोड़ा सा गलत है। सदस्य का मतलब हो गया निर्वाचित और मनोनीत दोनों। और आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति राज्यसभा में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं, और राष्ट्रपति 12 व्यक्ति को मनोनीत या नामित करता है। तो सदस्य शब्द जो लिख दिया गया जिसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों आ गया, इसलिए यह गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा कि निम्नांकित में कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का सदस्य नहीं होगा, तो राज्यसभा के सदस्य। इसी प्रकार के तार्किक प्रश्न पर थोड़ा सा तर्क पर ध्यान नहीं देने पर प्रश्न गलत हो जाते हैं। और ये सभी प्रश्न स्तरीय हैं और सभी पूछे गए होते हैं, ताकि एक क्वेश्चन के डिस्कशन से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो। अगर यहाँ फिर निर्वाचित सदस्य कर दिया जाए तो फिर ये सही हो जाएगा, लेकिन चूंकि सदस्य है जिसमें मनोनीत भी शामिल हो जाते हैं तो ये गलत हो गया। 79 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो सदस्य है परंतु महाभियोग गण का नहीं। हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति को निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है और महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। तो महाभियोग में जो भाग लेंगे वो महाभियोग गण के सदस्य कहलाएंगे, है ना। तो कौन कहता है कि कौन निर्वाचन में तो भाग लेता है लेकिन महाभियोग में नहीं, यानी हटाने में नहीं। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं चुनने में और हटाने में, दोनों में, तो ये नहीं होगा। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनने में भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं चुनने में और हटाने दोनों में, क्योंकि राष्ट्रपति को हटाने का जो महाभियोग है, चुनने का जो निर्वाचक गण है उसमें केंद्र के संसद का दोनों सदन का सदस्य निर्वाचित और राज्य की विधानसभा का निर्वाचित शामिल होता है। लेकिन जब हटाने के लिए महाभियोग, जिसको अंग्रेजी में इम्पीचमेंट कहते हैं, जिसके प्रोसेस को आर्टिकल 61 में मेंशन किया गया है, तो जब हटाने की बात आती है महाभियोग द्वारा, तो महाभियोग का प्रस्ताव केवल संसद के दोनों सदन में पास होता है, उसमें राज्यों की कोई भूमिका नहीं होती है। तो निर्वाचन में तो भूमिका होती है राज्य विधानसभा की, लेकिन हटाने में भूमिका नहीं होती है। और ये जो है विधान परिषद, तो विधान परिषद का न तो निर्वाचन में भूमिका है और न ही हटाने में भूमिका है। तो बहुत ही तार्किक प्रश्न है ये, क्योंकि निर्वाचक गण का सदस्य है परंतु महाभियोग गण का नहीं। तो महाभियोग में हटाने में संसद, लोकसभा, राज्यसभा है, तो लोकसभा निर्वाचन और महाभियोग दोनों में है, राज्यसभा निर्वाचन महाभियोग दोनों में है, विधान परिषद ना तो निर्वाचन में है ना ही महाभियोग में है, और विधानसभा का सदस्य निर्वाचन में तो है लेकिन महाभियोग में नहीं है। हेंस इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में कुल कितने सदस्यों को नामित या मनोनीत किया जाता है। अब यहाँ थोड़ा सा समझने की चीज़ है, इसकी स्थिति पहले और अब में बदल गई है। पहले था कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को और राज्यसभा में 12 व्यक्ति को, प्रतिष्ठित व्यक्ति को, जो स्कॉलर्स हैं, मनोनीत करेंगे। तो 12 राज्यसभा में और लोकसभा में 2, यानी कुल 14। तो पहले वाले स्थिति के हिसाब से 14 आंसर होगा, लेकिन अभी के कॉन्टेक्स्ट में इसका आंसर 14 नहीं होगा। इसीलिए आप सभी जानते हैं कि 104वें संविधान संशोधन, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 2019 में अधिनियमित हुआ, हालांकि अधिनियमित हुआ 2020 में, यह प्रावधान 2020 से लागू हुए, लेकिन जिस संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान लागू हुआ उसका नाम है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019। और इस अधिनियम के अनुसार 2020 से लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में भी एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय के मनोनयन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो पुराने परिप्रेक्ष्य में देखें, 2020 से पहले के परिप्रेक्ष्य में देखें, तब तो आंसर 14 होगा, 12 2 14।
लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो केवल राज्यसभा होगा, अब लोकसभा में नहीं है, तो इसका आंसर हम लोग वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लें तो 12 ही होगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं? बहुत ही तार्किक प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। इसी क्वेश्चन को बीपीएससी पीटी में पूछा गया है कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारी शासन व्यवस्था में जो मंत्री परिषद है, जिसका प्रधान केंद्रीय मंत्री परिषद, जिसका प्रधानमंत्री होता है, तो केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और व्यक्तिगत रूप से वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। तो अकेला प्रधानमंत्री व्यक्तिगत मंत्री हो गए। और एक बात जरूर याद रखें कि हमारा संविधान डायरेक्टली ये नहीं लिखता कि एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। हमारा संविधान के अनुच्छेद 75(2) में लिखता है कि केंद्रीय मंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद का मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत में, जब तक राष्ट्रपति की कृपा बनी रहे तब तक वो अपने पद को धारण करेंगे। इसी आधार पर यह तर्क दे करके यह बात निकाला गया है, तर्क के आधार पर, कि इसका अर्थ ये हुआ कि एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा और सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, ऐसा तो कहा ही गया है। तो एक मंत्री, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे वित्त मंत्री हो, कोई मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है और सामूहिक रूप से यानी पूरा समूह मंत्री परिषद का लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। और संविधान कहता है आर्टिकल 75(2) में कि एक मंत्री, कोई भी एक मंत्री, चाहे प्रधानमंत्री चाहे कोई मंत्री, केंद्रीय मंत्री परिषद का राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेगा। तो यह आंसर होगा 75 यानी बी होगा। और इसी क्वेश्चन को घुमा देता है कि किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री या कोई एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, तो उसका भी आंसर होगा 75 ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय का ... है। मौलिक अधिकार, पुनर्वादिक अधिकार, परामर्शी अधिकार कोई नहीं। तो देखिए कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का जो निपटारा, चुनाव विवाद का जो निपटारा है, यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है, अन्य किसी भी न्यायालय को नहीं। और वे सभी अधिकार जो प्रारंभ में ही सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं, अन्य कहीं नहीं जा सकते हैं, उन्हीं अधिकारों को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मौलिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित विवाद का निपटारा प्रारंभिक तौर पर ही या केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही जाते हैं। अतः यह जो अधिकार है राष्ट्रपति का, यह उसका मौलिक अधिकार यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। इसलिए इसका आंसर होगा ए। पुनर्वादिक माने जो अपील के तौर पर जाता है, पुनर्वाद, हाई कोर्ट का कोई मामला जब जाता है सुप्रीम कोर्ट, तो उसको तो उस पर जो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है उसको कहते हैं पुनर्वादिक अधिकार। इसके बाद है, एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है। ए, केवल एक विकल्प, केवल दो विकल्प, उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी। अब देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में, अन्य जगहों पर भी बहुत जगह पे हमारे भारत में चुनाव की दो पद्धतियां हैं। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है, और वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पद्धति, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम।
तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन के लिए यूज किया जाता है, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के लिए यूज किया जाता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब कि जब जनता स्वयं किसी को इलेक्ट नहीं करती बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इलेक्ट करते हैं, तो वहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन है। और जब जनता डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है तो डायरेक्ट इलेक्शन है। जैसे लोकसभा के सदस्य को जनता अपने इलेक्ट करती है तो ये डायरेक्ट इलेक्शन है, और लोकसभा के लोग राष्ट्रपति को इलेक्ट करते हैं तो उनका इलेक्शन इनडायरेक्ट हो गया। तो जहाँ जहाँ भी इंडिया में डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी पब्लिक अपने रिप्रेजेंटेटिव को स्वयं अपने हाथ से चुनती है वोट करके, वहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का प्रोसेस होता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और इसमें आप किसी एक ही प्रत्याशी को वोट डालेंगे, और जब सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता है तो जितने प्रत्याशी, अब मान लिया जाए कि लोकसभा के लिए चुनाव हो रहा है और 5 प्रत्याशी खड़े हैं, 5 कैंडिडेट खड़े हैं, तो आप केवल एक को वोट दे सकते हैं सिंगल ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में। और अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए इलेक्शन हो रहा है और उसमें लोकसभा का कोई मेंबर वोट करने जा रहा है और 5 गो कैंडिडेट है उसमें, तो वो 5 को वोट करेगा प्राइमेसी के अकॉर्डिंग। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम में एक व्यक्ति एक मत, क्षमा कीजिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में एक व्यक्ति एक मत, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम में एकल संक्रमणीय मत पद्धति में जितने भी प्रत्याशी हैं सभी को वोट किए जाते हैं। और यहाँ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम को पूछ रहा है तो यहाँ होगा उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी खड़े हैं, तो आंसर होगा सी। और लास्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के ... अधिकार से संबंधित है। तो राष्ट्रपति को तो भाई बहुत सारे अधिकार हैं, विधायी अधिकार, कार्यपालिक अधिकार, परामर्शी अधिकार, न्यायिक अधिकार, वित्तीय अधिकार, आपातकालीन अधिकार, बहुत सारे अधिकार हैं जो आगे वाले क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अब है कि आर्टिकल 123 कहता क्या है, तो हम सभी जानते हैं कि आर्टिकल 123 कहता है कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और देश में कोई कानून बनाना जरूरी हो गया हो, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा कानून का निर्माण करेगा। तो ये ऑर्डिनेंस का पावर है। आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस द्वारा लॉ को फ्रेम करने का पावर देता है, और लॉ को फ्रेम करना विधायी अधिकार है। अतः आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को लेजिस्लेटिव पावर है ऑर्डिनेंस द्वारा लॉ को फ्रेम करना, हेंस आंसर विल बी ए लेजिस्लेटिव पावर, विधायी अधिकार। तो मेरा विश्वास है कि कंटेंट अच्छा लगा होगा, और मेरा प्रयास होता है, विद्यापीठ का हमेशा प्रयास रहा है कि ऑब्जेक्टिव पढ़ाने के दौरान इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको दे दिया जाए ताकि आपका एक तार्किक और ग्लोबल और संपूर्ण टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में बैठ जाए। शर्त यह है कि सभी क्वेश्चंस के एनालिसिस को आप गौर से सुने और सभी एपिसोड को कंटिन्यू सुने, तो निश्चित रूप से आपके पास आप बढ़िया कॉन्सेप्ट फ्रेम होगा और आप सभी क्वेश्चन को बनाने में सक्षम होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो विद्यापीठ का, तो आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और फिर इसी प्रकार के वीडियो को लेकर उपस्थित होगा विद्यापीठ। तब तक के लिए धन्यवाद।